की बात हमारे सम्मेलन का है पहला कदम, स्वास्थ्य की बात हमारे सम्मेलन का है पहला कदम। सारी बातों से पहले इस पर सोचना होगा हरदम। हमारे बीच एक और स्वास्थ्य अधिकारी हैं, श्री अंकित रोशन जी। आप सादर आमंत्रित हैं, मंच आपको बुला रहा है। हमारे बीच एक और स्वास्थ्य अध्यक्ष हैं जिनका नाम है श्री अंकित रोशन जी, जो भागलपुर से आए हैं और जिनके बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कितने रक्तदान शिविर वगैरह भी आयोजित कर चुके हैं। तो अंकित जी, आपका स्वागत है, मंच पर विराजमान हो जाइए। हेलो, श्री साहिल राज सिट्टू, आपका भी मंच अभिनंदन करता है, कृपया मंच पर पधारिए। हेलो। श्री साहिल राज सिट्टू जो धौनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कृपया मंच पर पधारिए। हेलो हेलो। ये लो बाबू, चेक चेक। पहले मुझे सामने बैठे सभी स्वजनों को, तकनीकी माध्यम से जितने भी अपने स्वजन जुड़े हुए हैं सभी को यथोचित सम्मान। मेरा नाम नवीन मित्रा है, गांव कुनौनी, और पिछले 33 सालों से दिल्ली में है। तो मेरी एक ही इच्छा है कि आज के समय मतलब 7 स्टार होटल का स्वरूप ले चुका जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप अगर छोटे से अपने एक फीवर की भी समस्या लेके जाएंगे तो आपके लाखों रुपए का बिल वो बना के दे देंगे।
तो बस एक छोटा सा मैंने उदाहरण रखा है कि फीवर में भी जब लाखों रुपए का बिल बन सकता है, तो किसी की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या कोई न्यूरो सर्जरी, किसी तरह की भी सर्जरी कराते तो क्या हाल होता होगा किसी का। तो इन्हीं विषयों पे कुछ जागरूक करने के लिए आज थोड़ा टाइम लिया है मैंने इस मंच का, तो मैं अपनी बातों को रखूँगा। तो पहले एक मेरी टीम में मिसेस श्रेया है, तो उन्होंने पीपीटी तैयार किया है। पहले उस पीपीटी को देख लेते हैं, उसको पॉइंट्स को समझ लेते हैं, फिर उसको हम ब्रीफ करेंगे। तो प्लीज़ दुर्गेश जी उस पीपीटी को जरा पॉइंट्स लोगों को बता दीजिए। Good afternoon, ladies and gentlemen, all elders of ABRKS, all members and dignitaries who have traveled this far to this capital city of Delhi to celebrate the Shikhar Sammelan. So here presently in this session, जो स्वास्थ्य पर है, मुझे कहीं से इशारा मिला कि नहीं शायद टोन चेंज करना है। ओके, सो ये सत्र जो अभी स्वास्थ्य पर होने वाला है, इस सत्र की रूपरेखा श्रीमान नवीन जी और श्रीमती श्रेया जी ने रखी है। आज किसी कारणवश श्रेया जी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाई हैं, इसलिए उनका जो उत्तरदायित्व है वो मैं निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ बिंदुओं को यहाँ पर हमारे सामने रखा है। अभी जिस पीपीटी या प्रेजेंटेशन को हम देखने वाले हैं, इसमें मुख्य रूप से दो हिस्से हैं। प्रथम हिस्से में सर्वप्रथम हम हेल्थ लिटरेसी पर फोकस कर रहे हैं कि स्वास्थ्य संबंधी क्या सुविधाएं, क्या स्कीम्स भारत सरकार के द्वारा और जिन राज्यों में ज़्यादातर राड़ी कायस्थ बंधु रह रहे हैं उन राज्यों में कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी है। वो जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। बाद में उस पर विशेष टिप्पणी नवीन दादा आपको देंगे। और इस पीपीटी के दूसरे पड़ाव में हम जानेंगे कि ABRKS क्या प्रयास करना चाह रहा है। कुछ प्रयास ABRKS ऑलरेडी कर रहा है इस क्षेत्र में, तो इस पहलू को हम दूसरे पड़ाव में जानने की कोशिश करेंगे। तो हेल्थ लिटरेसी एंड एड प्लान 2025 और इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका मोटो है हेल्थ फॉर ऑल। तो मुख्य रूप से तीन बातें, हेल्थ लिटरेसी और आरके मेडिकल असिस्टेंस फंड जो कि ABRKS के प्लान का हिस्सा है, और थर्ड में आएगा हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल। अब हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल में क्या बातें, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर रखूंगा। मुख्य रूप से ये पीपीटी जो है, ये अभी जो डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है, जो पैनल मेंबर्स हैं और आप सभी जन जो बैठे हैं, आप जो डिस्कशन करेंगे उस डिस्कशन को एक आउटलाइन इस पीपीटी के माध्यम से मिलेगा। मुख्य डिस्कशन यहीं पर होना है, मुख्य डिस्कशन यहीं से होगा, यहीं से मंथन होगा। ये पीपीटी उसके लिए एक आउटलाइन देगा कि किस दायरे में हमें अभी चर्चा करनी है, किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। बाकी डिस्कशन यहीं पर होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या बातें यहाँ पर नवीन दादा और उनकी टीम ने लिखी है। सबसे पहले तो हेल्थ लिटरेसी की बात है। हेल्थ लिटरेसी में एक लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स यहाँ पर दिया गया है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी गुजारिश होगी कि आज के सत्र के बाद ये सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ये डिटेल्स अवेलेबल हो। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दिल्ली में हैं और दिल्ली से बाहर हैं, और वो किस स्पेशलाइज्ड फील्ड के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि एम्स न्यू दिल्ली है जो कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, और एम्स के बारे में हम सभी जानते हैं, कोई सी भी बीमारी हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, सभी एम्स में अच्छे हैं। एम्स और बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिस्ट हैं इसमें। तो इस लिस्ट को मैं रीड आउट अभी नहीं कर रहा हूँ, वी कैन डेफिनेटली हैव अ लुक व्हेन वी गेट दिस लिस्ट ऑन द व्हाट्सएप। स्कीम्स जो नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर अवेलेबल हैं उसकी बात कर लेते हैं। एक नेशनल लेवल पर स्कीम है जिसके बारे में हम में से कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही जब इससे पिछले सत्र में चर्चा चल रही थी तो उसमें एक टर्म आया था, मैकॉले की जब बात हुई कि ट्रिकल डाउन अप्रोच। ऊपर जाऊं, वो लैपटॉप कैसे चलेगा भाई? जब मैं बोलूँ स्लाइड आगे कर देना।
अभी इससे पिछले सत्र में बात हो रही थी मैकॉले के ट्रिकल डाउन अप्रोच की या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की, तो आज जो चर्चा हम लोग करेंगे ना, इसमें वही करना पड़ेगा। यानी कि आज जो जानकारी हमें यहाँ पर मिल रही है, ऐसा मेरा आग्रह होगा जितने भी क्षेत्रीय संगठन हैं, चाहे वो बिहार के संगठन, भागलपुर का संगठन हो या भागलपुर के अलावा पटना और बाकी जिलों से जो प्रतिनिधि आए हैं, वो भी इस जानकारी को अपने यहाँ पर जाकर अपनी समिति के माध्यम से आगे सभी सदस्यों से साझा करेंगे। तो आयुष्मान भारत स्कीम है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत जो है वो एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसके अंडर ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ आ रहा है। इसमें भारत सरकार 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दे रही है सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए। इट इज़ नॉट फॉर प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर का मतलब होता है जो सर्दी खांसी बुखार, जो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हमें दिक्कत होती है, उसके लिए नहीं है। सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए ये 5 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस कवरेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ये मुख्य रूप से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए है। ये स्कीम भारत के सभी राज्यों में है और यूनियन टेरिटरीज़ में तो स्वाभाविक रूप से होगा ही। दिल्ली में ये अभी तक उपलब्ध नहीं था, पर अब भाजपा की सरकार आ गई है तो आगे की बात आप समझ सकते हैं। कुछ राज्यों में जो हेल्थ स्कीम्स है उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे मुख्य रूप से जो हमारे बंधु हैं वो बिहार, झारखंड और चूँकि NCR में ये गुड़गांव और नोएडा और गाज़ियाबाद का क्षेत्र आता है, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी निवासी काफ़ी हैं हमारे बीच। तो बिहार में जो स्वास्थ्य संबंधी स्कीम है उसमें है एक मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, और इसके अलावा NRHM एक नेशन वाइड स्कीम है। वैसे ही नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। तो उसके तहत लगभग 1100 हॉस्पिटल्स में सुविधाएं उपलब्ध हैं और इस स्कीम के तहत फ्री डायलिसिस भी उपलब्ध है। रूरल और अर्बन पुअर सेक्शन के लिए ये स्कीम टारगेट करता है। बेसिक इस PPT का जो उद्देश्य है वो ये है कि क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध है उसको जान लें और उसके बाद फिर ये देख लें कि समाज अपनी तरफ से क्या कर सकता है। इसी प्रकार से झारखंड में जो सुविधाएं उपलब्ध है उसमें आयुष्मान भारत PMJ स्कीम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और NRHM और NUHM। NRHM जो है वो रूरल हेल्थ मिशन है, UHM की बात करेंगे तो अर्बन हेल्थ मिशन है। इस झारखंड में जो स्कीम्स हैं उसके तहत एक तो आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख पर फैमिली का कैशलेस ट्रीटमेंट है ही। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो है दैट इज़ फॉर नॉन PMJ फैमिलीज़, यानी कि ऐसे परिवार जो PMJ स्कीम में कवर नहीं हो रहे हैं उनके लिए झारखंड में एक विशेष स्कीम है। उत्तर प्रदेश की बात करें, चूँकि NCR का हमारा नोएडा और गाज़ियाबाद का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान है और इसके अलावा जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसका भी बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। दिल्ली में दिल्ली आरोग्य कोष है और इसके अलावा जो NRHM और NUHM है वो दोनों स्कीम्स यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। दिल्ली में वैसे भी फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। दिल्ली में विशेष रूप से संगठन के माध्यम से भी क्या मदद किसी भी राड़ी बांधू को मिल सकती है, इस पर अभी थोड़ी देर में नवीन दादा प्रकाश डालेंगे। हरियाणा, चूँकि गुड़गांव और फरीदाबाद में भी काफ़ी हमारे बंधु बांधव रहते हैं, तो चिरायु हरियाणा योजना और NRHM और NUHM उपलब्ध है। वहाँ पर भी 5 लाख रुपये तक का हेल्थ कवर आपको सरकार की तरफ से मिल रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस तरह के जो भी स्कीम्स चल रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स किसी भी स्कीम में, अगर हम सेंट्रल स्कीम की भी बात करें और स्टेट की भी स्कीम की बात करें, तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें एक तो आधार कार्ड है ही है, हर स्टेट के में ही है। तो मैं सारे स्टेट्स का अलग अलग से नहीं पढ़ के बताऊंगा, जैसे इस PPT में लिखा हुआ है, मैं आपको नटशेल में बता दे रहा हूँ व्हाट आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स। तो वन इज़ आधार कार्ड, दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर एनी स्टेट, एनी नेशनल स्कीम और द स्टेट स्कीम। बिहार में राशन कार्ड की रिक्वायरमेंट है, झारखंड में राशन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी रेसिडेंस सर्टिफिकेट या झारखंड का जो डोमिसाइल है वो काम करेगा। इसके अलावा जो बाकी बेसिक आपकी फ़ोटोग्राफ्स, एड्रेस प्रूफ, ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं वही है। झारखंड में एक यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट है। बिहार वाले में ऐसा इसमें लिखा है कि इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट शायद मुझे लगता है बिहार में भी इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। उत्तर प्रदेश में जो स्कीम है उसमें भी सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कुछ अलग से नहीं है। दिल्ली में जो स्कीम है उसमें एक अलग से रिक्वायरमेंट है कि दिल्ली का वोटर ID आपके पास होना चाहिए या कोई अदर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस होना चाहिए। सिर्फ आधार कार्ड से प्रूफ ऑफ रेसिडेंस दिल्ली के स्कीम्स के लिए फुलफिल नहीं होता है, ठीक है।
और दिल्ली वाले स्कीम के लिए किसी डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन भी चाहिए। ये वैसे बाकी स्टेट्स में भी होगा, इसमें मेंशन है, बाकियों में मेंशन नहीं है, बट बाकी स्टेट्स में भी दैट इज़ अ बेसिक क्राइटेरिया। हरियाणा में एक हरियाणा सरकार का एक यूनिक इनिशिएटिव है, दैट इज़ अम्ब्रेला इनिशिएटिव, वेयर दे क्रिएट अ फैमिली आइडेंटिटी। तो वो एक गवर्नमेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर फैमिली की एक आईडी बन रही है, तो उसको परिवार पहचान पत्र हिंदी में कह रहे हैं। तो हरियाणा के जो भी निवासी हैं उनके लिए इसकी ज़रूरत होगी, परिवार पहचान पत्र। तो दैट इज़ एन अम्ब्रेला इनिशिएटिव, उसमें सारे सबका इनकम वगैरह आ जाता है। फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है उसके भी डिटेल्स हैं इसमें। मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ और हेल्थ फॉर ऑल में आ रहा हूँ। यहाँ पर जो एक मुख्य बिंदु है ABRKS जिस चीज़ पर फोकस कर रहा है वो है ABRKS मेडिकल असिस्टेंस फंड। तो ABRKS मेडिकल असिस्टेंस फंड जैसा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अभी हमारे पास कुछ नहीं है, पर फिर भी हम ABRKS के प्लेटफॉर्म से इस काम को ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है कि इसको कैसे और ज़्यादा फॉर्मलाइज किया जा सकता है, कैसे और ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सकता है। इसमें जो टारगेट बेनिफिशियरीज होंगे वो ABRKS के ऐसे फैमिलीज़ होंगे जो लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं और जिनको निम्न प्रकार की बीमारियां या रोग हैं, जैसे कि कैंसर, कार्डियक यानी कि हृदय संबंधी कोई रोग और न्यूरो से रिलेटेड कोई रोग हो या कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो। उसमें ABRKS के कोई बंधु, भगवान ना करे पर अगर ऐसा होता है कि फंसते हैं, तो उसको ABRKS मेडिकल असिस्टेंस फंड के माध्यम से मदद मिलेगी। इसमें जो मिनिमम डिस्बर्समेंट होगा वो 10,000 रुपीज़ का होगा हर वेरीफाइड केस के लिए, और जो मैक्सिमम डिस्बर्समेंट होगा वो कमेटी के डिस्क्रेशन पर है, जो रिव्यू कमेटी होगी उसके डिस्क्रेशन पर है कि मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भी ABRKS मेडिकल असिस्टेंस फंड के लिए भी रिक्वायर्ड होंगी, आधार कार्ड और मेडिकल की जो आपकी डायग्नोसिस रिपोर्ट है, इनकम सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल का जो कॉस्ट एस्टिमेट है वो, और इसमें जो भी फंड जाएगा वो ऐसा अभी जो कार्य योजना है उसमें ऐसा मेंशन किया गया है कि जो भी फंड होगा वो डायरेक्ट हॉस्पिटल को दिया जाएगा, ना कि जो मरीज हैं उनके अकाउंट में या किसी परिवार के किसी सदस्य के अकाउंट में दिया जाएगा। वो फंड डायरेक्ट हॉस्पिटल के अकाउंट में दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी के लिए इसमें क्वार्टरली फंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट पब्लिश किया जाएगा, यानी कि हर 3 महीने पर संगठन की तरफ से एक रिपोर्ट आएगा जिसमें ये जानकारी सभी सदस्यों को दी जाएगी कि कितना फंड आया और उस राशि को कहाँ पर प्रयोग किया गया। और एक बहुत अहम बिंदु यहाँ पर कहीं था, हाँ, जो फंड कलेक्शन मैकेनिज्म होगा इस स्कीम के लिए वो ऐसा प्रस्तावित है कि 100 रुपये प्रति माह विलिंग इंडिविजुअल्स से या विलिंग परिवारों से इसमें उम्मीद ABRKS रख रहा है। जो इच्छुक हैं वो लोग प्रति माह 100 रुपये की सहयोग राशि इस फंड के लिए दे सकते हैं। हेल्थ फॉर ऑल का जो तीसरा एक महत्वपूर्ण पड़ाव यहाँ पर है वो है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल में बेसिकली एक मास हेल्थ इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव है। मास हेल्थ इंश्योरेंस पर्टिकुलरली उन परिवारों के लिए जो खुद से हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो खुद अपने खर्च पर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकते, उनके लिए ये यहाँ पर योजना है मास हेल्थ इंश्योरेंस की। इसमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया जाएगा ऐसी बीमारियों के लिए जिनमें ज़्यादा व्यय होता है, ज़्यादा खर्च होते हैं, और प्रिवेंटिव केयर और अर्ली ट्रीटमेंट को भी प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव है। इसमें एक मॉडल यहाँ पर प्रपोज कर रहे हैं हम लोग, जिसमें बात कर रहे हैं कि जो भी वेल टू डू इंडिविजुअल्स या फैमिलीज़ हैं हमारे सोसाइटी के, वो ऐसे फैमिलीज़ को जो हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते उनको एडॉप्ट करें और उनकी पॉलिसी का जो पेमेंट है वो करें। वो पेमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है, चाहे आप मंथली करना चाहें या एनुअली करना चाहें, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। और इसमें जो स्पॉन्सर्स हैं उनको एक फॉर्मल रिकॉग्निशन और सर्टिफिकेट मिलेगा ABRKS की तरफ से, और जो 80D इनकम टैक्स के अंदर प्रावधान है उसमें भी राहत मिलेगी 80D के तहत। ये मुख्य रूप से ये बिंदुएं थी, और इस पर ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि नवीन दा आप अपनी तरफ से इस पर जो विशेष जानकारी है उसको भी साझा करें।
बहुत सुंदर। हेलो, ऐसा लग रहा है कि 90% काम तो इन्होंने ही कर दिया, और करे भी क्यों नहीं। अपने समाज के इतनी कम आयु में इतना सुंदर सुंदर काम किया है इन्होंने, मतलब खुद आईएएस ऑफिसर नहीं होते हुए पता नहीं कितनों को आईएएस ऑफिसर इन्होंने बना दिया। तो ये हमारे दुर्गेश जी हैं, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने अपनी बात को रखी है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि देखिए, मैंने शुरू में कह दिया कि एक बुखार के लिए भी लाखों रुपए का बिल बन सकता है, और हो सकता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनके लाखों रुपए की उनके लिए कोई महत्व ना हो, लेकिन अब हम जो बताने जा रहे हैं कि इसलिए भी सुन लीजिए कि हो सकता है कभी अपने जो असक्षम परिजन है उनको कभी जरूरत पड़ जाए, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है इसमें। अक्सर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसलिए नहीं जाते हैं कि इतनी लंबी लंबी लाइनें होती है हर चीज़ के लिए, चाहे आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो, डॉक्टर के बाहर, रूम के बाहर इतनी लंबी लाइन होती है, कोई टेस्ट कराना हो। अगर इन चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अच्छा आपके स्वास्थ्य के लिए ओपिनियन कहीं नहीं मिल सकता, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ये आज 1, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल का अनुभव नहीं, पिछले 35 वर्षों का अनुभव मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। शायद मेरी उम्र देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं 35 साल अनुभव रखता हूं इस चीज़ों का, लेकिन कई 100 जन ऐसे बैठे हैं जो इस चीज़ की पुष्टि कर सकते हैं, और जिन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे कहने से या जो भी कह लें कि गए हैं तो उनको सही राय, सही ओपिनियन मिला है और सही डायग्नोस हुआ है, और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन से भी लोग बच चुके हैं। ऐसे समाज में अपने बहुत लोग मिल जाएंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि हम लोग हेल्थ फंड पे काम कर रहे हैं, उसके लिए फंड इकट्ठा करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस पे काम करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो उसके लिए श्री जयदेवदा अमरेंद्र जी इसके लिए आपको और भी डिटेल में बताएंगे, लेकिन इस सत्र में मैं सिर्फ बात करने आया हूं कि अगर अपने समाज में कोई क्रिटिकल डिजीज से ग्रसित है, क्रिटिकल डिजीज में मतलब क्रोनिक लिवर डिजीज भी आ जाता है, क्रोनिक किडनी डिजीज भी आ जाते हैं, कोई ट्यूमर है, कोई सर्जरी की आवश्यकता है, किसी की बाईपास सर्जरी होनी है, एंजियोप्लास्टी होनी है, उससे पहले एंजियोग्राफी होनी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो सक्षम है, जिनके पास मेडिकल में आप जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऐसे भी हमारे परिवार है जो सक्षम नहीं है उनको जरूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आना चाहिए। अब जहां तक बात है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसे जाएं, तो उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम लोग ऐसे टीम का निर्माण कर रहे हैं जो आपको दिल्ली के हर हॉस्पिटल में हेल्प करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट तक, और उसके बाद सस्ते दामों में दवाई उपलब्ध कराना, ये हमारा ध्येय है। तो इसमें अगर अभी हमारे टीम में 2 या 3 लोग हैं तो उससे संभव नहीं है। उससे हम आह्वान कर रहे हैं कि और भी ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े। फिलहाल मैं और श्रेया एक ऐसा नाम है कि बहुत ही कम एज में वो भी बच्ची मेदांता हॉस्पिटल, मेदांता ग्रुप के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ वो पहले एक सिर्फ क्वालिटी मैनेजर के तौर पे लगी थी, वो भी असिस्टेंट मैनेजर, नॉट मैनेजर, और आज की डेट में वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो हॉस्पिटल के सीईओ हैं उनकी टीम में है। वो वहाँ के लिए वो योजना बनाती है। जब वो इतने बड़े हॉस्पिटल की योजना बना सकती है तो क्या अपने समाज के लिए नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, और वो खुद ही आगे आई है इस चीज के लिए। तो भैया पहले सबसे पहले श्रेया के लिए जोरदार ताली। दूसरी बात, ये सपना देखा हमारे जयदेवदा ने। दिल्ली के लोग तो चलिए ठीक है, किसी ना किसी तरह हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। जो अपने समाज के लोग बाहर से आ रहे हैं, बिहार के किसी भी गांव से, अपने गांव से आ रहे हैं, उनकी हेल्प हम कैसे करें?
अपनी हेल्प, अपनी तो सभी जिम्मेवारी उठा लेते हैं, समाज की जिम्मेवारी को हम कैसे अपने ऊपर लें, कैसे उनको कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सपना देखा इस शिखर सम्मेलन के संयोजक श्री जयदेव सिन्हा जी ने, उनके लिए भी जोरदार ताली। जब उनके जैसे इतने बड़े लोगों का हमारे कंधे पे हाथ आ जाए, सर पे हाथ हो जाए, तो हमारा विश्वास तो वैसे ही बढ़ जाता है, उत्साह वैसे ही बढ़ जाता है। तो हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है इन बातों का समर्थन करने वालों का। उसमें सबसे पहला नाम लेना चाहूंगा श्री रंजय कुमार सिन्हा जी का, जो हर समय मुझे फोन करके इस चीज के लिए उत्साहित करते रहते हैं। श्री प्रवीण कुमार घोष गुडंदा, ये भी हमेशा उत्साहित करते रहते हैं। और भी ऐसे गणमान्य व्यक्ति हैं जो हमेशा इस चीज के लिए मेरी प्रशंसा करके मेरा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। शायद सबका नाम ना ले पाऊं, लेकिन फिर भी सबको मेरा धन्यवाद। अब आते हैं हमारी जो राड़ी कायस्थ की जनसंख्या है वो कौन कौन से स्टेट में ज्यादा रहते हैं। एक तो आ जाता है बिहार, झारखंड, दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली एनसीआर में दिल्ली के साथ यूपी भी कनेक्ट है और हरियाणा भी कनेक्ट है। कुछ हमारे लोग राजस्थान में भी रहते हैं। तो श्रेया और हमने मिलके काफी स्टडी करके हर स्टेट का अलग अलग हम लोगों ने एक प्रोग्राम को देखा उनका कि किस तरह की गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है। और अभी जो आप लोगों ने पीपीटी में देखा वो सिर्फ अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो अभी पर आधारित है, और हो सकता है कि 10 दिन के बाद वो चेंज भी हो सकते हैं। इसीलिए ऐसा मत समझ लीजिए कि जो पीपीटी में हमने दिखाया है वही स्कीम लाइफ टाइम चलेगी। गवर्नमेंट की स्कीम चेंज होती रहती है, इससे आप लोग शायद सहमत भी होंगे। अब बात करेंगे एक छोटी सी बात। किसी को चेस्ट में पेन हो रहा है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर सीसीयू में एडमिट करते हैं और कहते भाई इनकी तो हार्ट की अटैक आई है, तो आप इनको सबसे पहले एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। वहां तक तो आप सोचते ठीक है जी, एंजियोग्राफी में कितना खर्चा आएगा, 30-35 हज़ार रुपया, चलिए कोई बात नहीं डॉक्टर साहब आप कर दो। लेकिन जैसे ही वहां पे एंजियोग्राफी होते हैं और डॉक्टर ग्लव्स पहने हुए बाहर निकलते हैं और कहते हैं नहीं जी एंजियोग्राफी आपके ना 2 जगह ब्लॉकेज है और जल्दी से स्टेंट डालना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आपकी पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। आप पूछते हैं कि जी कितने का स्टेंट आएगा, वो कहेंगे देखिए एक स्टेंट 1.5 लाख रुपए का है, 2 लाख का भी है, तो 2 स्टेंट का मतलब हो गया 3-4 लाख रुपए का आपको दे देंगे। और डॉक्टर इतना पैनिक कर देता है आपको, आप क्या कहेंगे अपने परिजन की जान बचाने के लिए, नहीं जी डाल दीजिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सक्षम है बिल्कुल जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर जो आपके परिजन सक्षम नहीं है तो वो हमारी टीम को कॉल कीजिए, हमारी संस्था को कॉल कीजिए। हम आपको दिल्ली के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहां पे आप जाना चाह रहे हैं वहां पे आपका अपॉइंटमेंट दिलाएंगे और उसी समय दिलाएंगे। अब आप पूछेंगे ये हम कैसे कर पा रहे हैं। हमारे पास टीम है और मुझे पता है कि अभी हम 2 या 3 लोगों की टीम है, इसमें और भी जुड़ेंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वो जो आपको डायग्नोज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, वो प्राइवेट वाले नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूं इस बात को। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे कहने से अगर जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले एंजियोग्राफी करेंगे और एंजियोग्राफी बिल्कुल मुफ्त होता है। जो 35-40 हज़ार रुपये आप प्राइवेट हॉस्पिटल में देकर आते हैं, वो 35-40 हज़ार रुपये भी सिर्फ दिखाने के लिए होता है। उसके बाद 1.5-2 लाख 4 लाख का बिल अलग से बनना होता है। वो पहले से तैयार होते हैं कि हमें पहले ऐसे दिखाना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबसे पहले एंजियोग्राफी मुफ्त होती है, फ्री होती है। उसके बाद अगर 70% 80% तक की भी ब्लॉकेज होती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले कभी सलाह नहीं देते कि आपको एंजियोप्लास्टी करानी है या स्टेंट डालना है। दोनों एक ही चीज है, एंजियोप्लास्टी को स्टेंट डालने को ही प्रोसीजर को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो कभी नहीं कहेंगे अगर आपको जरूरत नहीं है तो। इसके भी उदाहरण यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो अभी बता देंगे, किसी भी एंजियोग्राफी करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वापस आए हैं। वो मेरी
वो मेरे कहने से गए थे। तो इसीलिए मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि आप लोग हमारे टीम को, हमारी संस्था को एक बार जरूर राय लें। अब जहां तक स्टैंड डलने के बाद की बात है, अगर स्टैंड 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद भी डल सकता है एंजियोग्राफी के बाद, तो अब पीएम फंड और सीएम फंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हम सबसे पहले परेशान हो जाते हैं कि भाई ये इन पचड़ों में कौन पड़े, लेकिन मैं फिर विश्वास के साथ कह सकता हूं ये काम मैंने कर रखा है। विद इन वीक पीएम फंड और सीएम फंड से पैसे आ जाते हैं। आप सिर्फ प्रयास कीजिए। लोग प्रयास ही नहीं करते तो फिर हम गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा कैसे उठा सकते हैं? गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा उठा रहे हैं जो हमारे देश में अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं, वो बिल्कुल उनको सारी जानकारी प्राप्त होती है कि उनके नेतागण उनको बताते रहते हैं। हम जानबूझ के अपनी जो स्कीम चल रही है हमारे लिए, हम उनके पीछे कोई भी जानकारी नहीं रखते हैं। तो आपके पास उसके लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, एक आधार कार्ड और एक वोटर आई कार्ड। ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए और जिस एड्रेस पे रह रहे हैं वहां के लिए होनी चाहिए। अगर किसी डॉक्टर ने आपको एस्टीमेट बना के दिया है 5 लाख रुपए का कि भाई आपका 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, आप उस एस्टीमेट को लेके अपने क्षेत्र के एमएलए के पास जाएं। एमएलए एक लेटर लिख के देगा सीएम फंड के लिए। और साथ में एक जरूरी बात है कि आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो पहले से बनवा के रखें। एक आय प्रमाण पत्र साथ में जरूर होना चाहिए, आप उसको बना के रखें। एमएलए का लेटर, डॉक्टर का एस्टीमेट और आय प्रमाण पत्र और अपने दोनों डॉक्यूमेंट्स जो आपके आईडी प्रूफ है उसको लेके आप अपने क्षेत्र के डीएम ऑफिस में जमा करा दीजिए और विद इन वीक आपके हॉस्पिटल अकाउंट में वो पैसे आ जाते हैं। सीएम फंड को आप लाइफ में कितनी बार भी ले सकते हैं, लेकिन पीएम फंड का एक कंडीशन है कि लाइफ में किसी को एक ही बार मिलता है। तो ये चीजें थी जिसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होने से पहले अपना आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड अपडेट रखें। उसके बाद आता है कि भाई जो भी इलाज कराने दिल्ली आ रहे हैं सभी ये चाहते हैं कि हमारा इलाज सिर्फ एम्स में ही करवाना है। ऐसा नहीं होता। अब और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं यहाँ पे। एम्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, पूरे इंडिया से हर जगह से लोग आते हैं और वहाँ पे प्रधानमंत्री तक की भी अप्रोच जाती है कि भाई इस पेशेंट को देख लेना। तो वहाँ पे हमेशा संभव नहीं होता, चलो कभी संभव हो जाता है लेकिन हमेशा नहीं होता। तो और भी ऑप्शन है, आरएमएल हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, जीबी पंत हॉस्पिटल है। आप दिल्ली के जितने बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम लेंगे सभी उस श्रेणी में आ जाते हैं जहाँ पे आप अपना ट्रीटमेंट हमारी मैं हेल्प नहीं कहूँगा, सहयोग से उसमें आप आ सकते हैं, करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और स्कीमें हैं जो टाइम टू टाइम अगर आप ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको बताते रहेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या आती है ब्लड की, किसी को अगर रिक्वायरमेंट होती है। अगर ग्रुप में कोई मैसेज आ गया कि किसी को ब्लड की जरूरत है तो उसमें से 2-4 लोग ही आगे बढ़ के आते हैं, हाँ जी कहाँ पे आना है बता दो। अच्छा इस समय आना, इस समय तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, कल आ सकते हैं क्या? नहीं, ब्लड की जरूरत है तो जाना तो पड़ेगा। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए भागलपुर से हमारे पास आए हैं अंकित रोशन। अंकित रोशन 25 साल का एक लड़का है, युवक है। उसकी एज नहीं है, उससे ज़्यादा बार उसने ब्लड डोनेट कर रखा है। तो एक बार अंकित के लिए जोरदार ताली। अंकित हमारे साथ ही बैठे हैं। अगर रात को 2 बजे भी इसके पास फ़ोन आ जाता है भागलपुर के किसी भी क्षेत्र से तो वो ये नहीं दिखता कि रात के 2 बजे रहे, वो फटाफट हॉस्पिटल भाग जाता है, ब्लड डोनेट करके आता है। तो इसने अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बना रखा है जो भागलपुर क्षेत्र में काम कर रहा है। उसके लिए भागलपुर के डीएम, एसपी, अभी के भी, वर्तमान के भी, भूतपूर्व भी, इनको सम्मानित कर रखा है। बिहार सरकार के द्वारा भी ये कई बार सम्मानित हो चुका है। तो जब मेरे टीम में, हमारी टीम में अंकित, श्रेया या आप में से भी कोई आगे आना चाहता है, जब इतने लोग हो जाएंगे तो हम अपने समाज को स्वास्थ्य की दिशा में कम से कम एक रूप दे सकते हैं जहाँ पे सभी स्वस्थ रहें और अच्छा इलाज मिले, लूट खसोट से बचे। तो बाकी बातें तो बहुत लंबी करनी है आप लोगों से, लेकिन फिर मैं समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा शॉर्ट में ही अपनी बात को रखी है, क्योंकि कोई भी बात ये जो है ये मैं कोई पेपर पे लिख के नहीं लाया, वो मेरे अनुभव बोल रहे हैं और अनुभव कभी गलत नहीं होता, इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा।
धन्यवाद। अंकित से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द बोले हो। मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित मेरे अभिभावक और हमारे अखिल भारतीय राडिकाय समिति के जितने भी मेंबर्स हैं, सभी को मेरा प्रणाम है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे बड़े भाई नवीन भैया का। नवीन दा ने मुझे आज ये मंच मुहैया कराया है और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि बिहार राज्य के छोटे से गांव से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। आप सब में से कुछ लोग मेरे परिचय को जान चुके हैं, मैं एक बार अपना फिर से परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अंकित रोशन है, मैं टीम बिंग साथी का संस्थापक भी हूँ और मेरी टीम पिछले 5 वर्षों से लगातार बिहार के अन्य राज्यों में बिहार के अन्य शहरों में ब्लड कैंप करके वहाँ के जो भी ऐसे गरीब वर्ग के लोग हैं या जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनके लिए हम लोग स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी चीज़ें काम करते रहते हैं। केवल रक्तदान ही नहीं, रक्तदान से मेरा नाम थोड़ा बिहार में आया था और एक समय, आज का समय ऐसा है कि लगभग बिहार में जो भी लोग रक्त कैंप करते हैं उसमें हमारी टीम का नाम रहता है। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है, मैं बार बार कहना चाहूँगा, जैसे अभी हमने एंजियोग्राफी का नाम सुना और भी कोई सर्जरी कराने के लिए आता है, कोई ऑपरेशन होता है, तो जो स्वास्थ्य में सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है रक्तदान करना। क्योंकि एक परिवार जब निकलता है ऑपरेशन कराने या कुछ भी ऐसा बड़ा कुछ भी दिखाने के लिए, तो सबसे पहले डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड को लेकर के आइए और ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। मेरे पास बहुत से रेफरेंसेस आते हैं, आज अदर स्टेट से भी, अदर शहर से भी मेरे पास कॉल आते हैं। उनमें ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई कम्युनिटी बेस्ड तो काम नहीं करता, बट फिर भी हमारे अपने लोग भी, हमारे अपने समाज के लोग ने भी मुझसे कई बार कॉल किया। मैं देखता हूँ जब बात आती है तो एक चीज़ रहता है कि उनका कहना होता है कि सर हम लोग ग्रुप में तो डालते हैं बट हमारा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो जब बात स्वास्थ्य की आई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ पे भी एक कमेटी बने जो जहाँ जैसे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है उस ग्रुप में हम लोग सभी जुड़े हुए हैं। और यकीन मानिए जब मैं अपना रक्तदान करने के लिए मैंने शुरुआत की थी, बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला था कि आप ऐसा कमज़ोरी आ जाएगा या ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा। मैंने अपने जीवन में अभी तक में 5 साल के टेन्योर में, इसके पहले भी मैं जब 18 वर्ष का हुआ था मैंने तब से स्टार्ट कर दिया था और इस बार मेरा 29वां रक्तदान रहा है। इसके साथ ही मेरी टीम में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4 बार, 5 बार, 10 बार ऐसे करके रक्तदान किया है। क्योंकि मेरा मूलतः जो सर्विस होता है वो भागलपुर के मायागंज अस्पताल में होता है। इवन मायागंज, अररिया, कटिहार हम लोग सारा ही देख रहे हैं, पटना देख रहे हैं। तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि केस कैसा है, हमारे पास केस आया मतलब हमें काम करना है। तो मैं बस आप सभी से भी ये आग्रह करूंगा, जो भी लोकल हमारी कमेटी है उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग ऐसे युवाओं को साथ जोड़ें और अगर स्वास्थ्य में हमें अपने समाज के लिए कुछ करना है ना, तो सबसे पहले रक्तदान को प्रेरित करें। यकीन मानिए रक्तदान करने से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहें, जो भागलपुर के या बांका के लोग हैं, आप मुझे भी अगर उसमें जोड़ना चाहें, क्योंकि मैं अभी तक किसी में जुटा नहीं हूं और नवीनदा ने मुझे इसलिए भी बुलाया था यहाँ पे, ठीक है, तो आप मुझे भी जोड़ सकते हैं। और इवन मैं सेंट्रल कमेटी से भी आग्रह करूंगा कि अगर आपको मेरी कहीं पे भी लगती है कि मेरी भागीदारी से कुछ भी बदलाव आ सकता है, तो मैं अपने समाज के लिए हमेशा तैयार हूं और मैं और मेरी पूरी टीम रक्तदान के लिए हमेशा तैयार है। और हमारा भी एक लक्ष्य है कि मैंने कसम खाया है कि रक्त की कमी से किसी को मरने नहीं दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद अंकित जी। हमरा ख्याल से हमरा छकाछकी में बोलना चाहिए अंगिका भाषा में, अभी तक कोई नहीं बोलना चाहिए, अवस्था हम शुरू करे हमारा नाम प्रशांत कुमार दास, पिता स्वर्गीय अरुण कुमार दास, घर जगतपुर बांका। अभी बहुत श्री नवीन जी और अंकित जी ने जो बोल के स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छा बात बतलक, एक पर अमल करने के बाद हमारे हिसाब से बहुत श्री लोगों में जागरूकता अते और ओकरा बाद लोगों स्वास्थ्य में लाभ होते। स्वास्थ्य लाभ हमारा शरीर देखी नहीं बोला कि हमारा स्वास्थ्य छी,
लेकिन स्वास्थ्य लाभ वो होले जे कि हर तरह से आराम से घरों में बाहर में काम धाम है और चलना फिरना अपने हिसाब से करे पड़े छे, ओकरा स्वास्थ्य लाभ करके। कोई जरूरी नहीं है मस्कुलर रहा, कोई जरूरी नहीं है कि एकदम मोटा रहा, कोई जरूरी नहीं है कि एकदम दौड़ता रहा, लेकिन सब काम करे वास्ते तत्पर रहा, वह स्वास्थ्य लाभ होले। तो एक बचाए वास्ते हो कि आजकल कौन बीमारी कना आविश तो अपने शरीर में है अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है आजकल के समय में। तो एक वास्ते कम से कम रेगुलर चेकअप जो 40-45 साल से उम्र ज़्यादा हो चुकल है, रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। और ओकरो बाद एक जरूरी बात ये है कि ग्रुप इंश्योरेंस करा के अगर पॉसिबल रहा ऑर्गेनाइजेशन तरफ से तो ग्रुप इंश्योरेंस में जरूर भाग लेना चाहिए। ग्रुप इंश्योरेंस से ये हो फायदा कि जो भी ग्रुप मेंबर्स है और रजिस्ट्रेशन है कोई मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तो में सभ्य के लाभ हो आगे जुड़ता रहे आदमी से। ओकरा बाद आवे छे क्लीननेस, स्वास्थ्य, स्वच्छता है। स्वच्छता एकरा कहीं सिखेलो नहीं जाए, आपने से सिखाल पड़े छे। और अपने घरों के आसपास घर में द्वार में बाहर जहाँ रहे छो, जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन पेट्रोल पंप सब जगह स्वास्थ्य स्वच्छता करो एक अलग अलग अध्याय लिखलो रहे छे। ओकरा में त्रासनी तो पार्टिसिपेट करो बहुत अच्छा, ओकरा से स्वास्थ्य लाभ भी हो छे। कम से कम गंदगी से बचबा। ओकरा बाद आवे छे कि ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन से हमरानी के की सुविधा मिल पारा। तो जे हमरानी ABRKS संस्था है आज समय गत 18 साल से चली रही है और अब तक हमारे हिसाब से बहुत सी लोगों का हाँ हेल्प मिलना चाहिए। वो हेल्प जैसे काइंड्स में मिलना चाहिए, रुपया पैसा भी मिलना चाहिए। और नवीन जी तरह से लोगों का समझाए कर बुझाए कर बात कराए कर ये तरफ भी हेल्प मिले चाहिए। हमारे ख्याल से समय ज़्यादा हो रही है, यह अवस्था हमें विराम दे। धन्यवाद। नमस्कार। आगंतुक अतिथि का सादर प्रणाम। मेरा नाम प्रदीप कुमार सिन्हा, कुनौनी निवासी, पिताजी के नाम स्वर्गीय श्री सचिदानंद सिन्हा। स्वास्थ्य पर चर्चा तो होइए रहलो छे, बिल्कुल बात है, होना ही चाहिए। हमरा सब बीमार हो जाए छिए, ठीक है, बीमार हो जाए छिए। और परिणाम स्वरूप की करे छिए, सैकड़ों प्रकार के गोली खाए छिए, सिरप पिए छिए, इंजेक्शन लगवाए छिए कि हमरो है शरीर समांग ठीक हो जाए, ठीक रह, पूर्ववत पहलकरे रंग चलता रह सब कुछ। लेकिन हम बीमार नहीं पड़ियो एकरो उपाय सोचना चाहिए। बीमार पड़ी गेला के बाद तो सैकड़ों प्रकार के गोली खाए ली छिए, लेकिन बीमार नहीं पड़ियो एकरा पर ध्यान देना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप हमरा वो गोली नहीं खायल पड़ा, सिरप नहीं पियल पड़ा, इंजेक्शन नहीं लगवायल पड़ा। आजकल तो चलन है ये हॉलो में मैक्सिमम आदमी हमरा लगे 80% का राजशाही रोग धरिए होते, जरा BP कहे छिए, शुगर कहे छिए, ये सब राजशाही रोग है, ये दूसरो रोग बोलाय छे। तो अपना आपका संजीवित जीवन केना के जीना है एकरो वास्ते तैयार रखिए। संयमित जीवन, खान पान, रहन सहन सब चीज केना पुराना लोग जैसे 80-90 साल 100 साल बचे चले, तो मेहनत करे ले, गाँव देहात में खेतों में घूमे चले, लाठी लेकर एक ठो धोती पिन्ही ले चले, आधा टुकड़ा के लुंगी रंगा घूमे चले, नीमीक पत्ता खाए चले, चिबाए चले, दतुअन से मुँह धोए चले, है सब करे चले। तो जरा सा नए उतना हुआ पड़ता है आजकल आधुनिक समाज में, लेकिन फिर भी अपना का जो संयम से जो रखलो जाए
आरो नियमित जे सब कहे छे एक्सरसाइज व्यायाम योगा है सब जे सब कहे छे आरो खान पान के प्रति जो चेतना जगी जाए अपना सनी का तो अंदाज है कि 80% लोगों का 80% दवाई पर निर्भर नहीं रह पड़ते। ठीक है, एक वास्ते अब के बहुत कही दिलिए। भविष्य के प्रति अपने सबके बहुत बहुत शुभकामना। हेलो, उपस्थित सभी सज्जनों का मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार घोष है। मैं हालवासी दुमका में रहता हूँ। वहाँ के रानी बांधव कायस्थ समिति के पेट्रोल और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर हूँ वहाँ का। लगभग 45 वर्षों से वहाँ हूँ। स्वास्थ्य के संबंध में कहना है कि सबसे पहले तो हम लोग को माने कि स्वस्थ रहने के लिए मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, खान पान को संयम रखना चाहिए और समय समय पर मान लीजिए किसी को करने के लिए रक्तदान भी करना चाहिए। रक्तदान करते हैं तो उससे कोई हानि नहीं है, उससे और माने ब्लड का फिल्टर होता है और सभी इति होता है। और हम लोग भी वहाँ पर दुमका में रानी बांधव समिति की तरफ से रक्तदान वगैरह या हेल्थ चेकअप कम कराते हैं। इसी तरह हम लोग को भी यहाँ इसको करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा है कि सबको इंश्योरेंस, हम लोग तो इंश्योरेंस सभी कराना चाहिए। इंश्योरेंस से हम लोग को बहुत लाभ मिलता है और बहुत चीज़ तो यहाँ के नवीन बाबू या अमित जी ने बता ही दिया है डिटेल से, इसीलिए। और ठीक है, मैं इतना ही कह के अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सबका भूख लगी गलो तो मैं बुझी रही है, हमरा सुने के कोई नहीं है। सबने बहुत कुछ अच्छा बोल है। हमारा नाम RK सिन्हा और स्वास्थ्य के मामला में जितना असर अपने होते है हमरो हो रहा है कि हमरा यहाँ बोला गल है, बैठल गल है बोले वास्ते। एक पर्सनल तौर पर या पारिवारिक तौर पर या सामाजिक तौर पर शुरू से हॉस्पिटल से बहुत गहरा रिश्ता नाता हमरो रहा है। लोग कहे कि थाना, पुलिस स्टेशन, अस्पताल से बची के रहना चाहिए और दुर्भाग्य से हमें तीनों जगह हमारा दौड़ भाग लगले रही है कहीं न कहीं कोई न कोई वजह से। नवीन जी के टीम में हमारा जगह मिल रहा है और आय के ही संदर्भ में ये अखिल भारतीय रानी कायस्थ में जे आयोजन कर रहा है, पूरा देश भर से बहुत गुणी ज्ञानी लोग अल है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा यहाँ जगह दे वास्ते खास कर नवीन मित्रा जी, जयदेव दा और पर्सनल जे भी कमिटी का जे भी है उनका विशेष धन्यवाद। समय बहुत हो गया है, हम कुछ विशेष नहीं बोले चले। भूखला पेट को सुनल भी नहीं चाहते, यो बात है। समय हो गया खाए के और बढ़िया बात है। बहुत अच्छा आयोजन है, कार्यक्रम का आगू बढ़ेला जाए। समय अभाव की वजह से हमें विशेष कोई समय लेवल नहीं चाहिए। धन्यवाद। अब हमारे बीच सुमित दास जी हैं, युगांडा से आए हुए हैं। तो 2 मिनट हम लोग इनको सुनेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लंच के लिए जाएंगे। ये युगांडा से हमारा कार्यक्रम अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। इनके लिए एक जोरदार ताली तो होना चाहिए। धन्यवाद। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और रानी कायस्थ बांधव समिति शिखर सम्मेलन के लिए सबको शुभकामनाएं। पिछले आधे घंटे से मैं काफ़ी पीसफुली सब सुन रहा था, जो भी डिस्कशन हो रहा था काफ़ी इंटरेस्टिंग था, नए विचार सामने आए हैं। पर एक पॉइंट मैंने सोचा कि आई शुड नॉट वेट फॉर लॉन्ग टू डिस्कस दिस एंड प्लेस इट अक्रॉस टू दिस फोरम, क्योंकि 2040 और 50 की बात हो रही है कि तब तक क्या रूपरेखा लेना चाहिए इस ग्रुप को। नवीन दादा ने और बाकी लोगों ने ग्रुप इंश्योरेंस की बात की, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। अभी काफ़ी लोग, अभी लंच का टाइम भी हो गया, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे न्यू जनरेशन, जेन जी या मिडिल जनरेशन के भी लोग हैं, जेन एक्स, जेन एफ, वाई, वो सबको बहुत ध्यान से इसको मेटिकुलसली इम्प्लीमेंट करना चाहिए और लोगों को लेना चाहिए। मैं 26 साल से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस विंग में हूँ। US, UK, इंडिया, तंजानिया, युगांडा और केनिया, ये सारे मार्केट का एक्सपोजर है मुझे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में। एंड बिलीव यू मी,
जहां पे आपका खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट काम नहीं आएगा, ग्रुप इंश्योरेंस काम आता है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ग्रुप इंश्योरेंस और इंडिविजुअल इंश्योरेंस में, मुझे आज डायबिटिक नहीं है, शुगर नहीं है, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस के लिए जाऊंगा, मेरा पॉलिसी स्टैंडर्ड है। लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस में अगर मुझे कोई एलिमेंट है भी, इवन दो आई हैव हैड मे बी हार्ट अटैक और वॉट एवर इट इज, इन ग्रुप इंश्योरेंस यू विल स्टिल बी कवर्ड और आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, 1200-1500 लोग मिनिमम होंगे, अगर फैमिली मेंबर को भी इंक्लूड कर लें, वाइफ और बच्चों को, तो ये ग्रुप बहुत बड़ा है। और इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस लेने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 10 मेंबर होने चाहिए, और प्रीमियम जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप प्रीमियम दे रहे हैं। तो पहला इसमें इनिशिएटिव ये होना चाहिए, मैंडेटरली जितने भी एबीआर के मेंबर हैं पैन इंडिया लेवल पे सबको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, जस्ट 2 मिनट्स आई विल टेक, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा इन्होंने रखा था इंश्योरेंस के अलावा, आई थिंक वो था इनके टीम में लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। मैं बाहर रहता हूं, मेरा आधा ध्यान यहीं रह रहा है क्योंकि मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं। हर दिन फोन करता हूं यही सुनने को, मतलब डर लग रहा था है कहीं कुछ हेल्थ का क्राइसिस ना हो जाए, कहीं कोई सपोर्ट सिस्टम जो है वो कोलैप्स ना हो जाए। तो ये एक चैनल है जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, और मैं ही नहीं हूँ, और भी कई सारे बच्चे हैं जो अपने करियर एस्पिरेशन को लेकर यूएस, यूके और बहुत जगह रहते हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि ये जो प्लेटफॉर्म है राडिकास पूरा ग्रुप जो है, कम्युनिटी है, इसको लोगों पे डिपेंडेंट नहीं बनाया जाए, इसको सिस्टम पे डिपेंडेंट बनाया जाए। मैं अफ्रीका में इंश्योरेंस कंपनी में आई वर्क एज अ सीईओ फॉर जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन युगांडा, विच इज द लार्जेस्ट कंपनी। वहां पे मैं जब अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेट कर रहा था, आई वाज फाइंडिंग इट सो डिफिकल्ट टू क्रिएट अ एजेंट पूल ऑफ इवन 1000 एजेंट। आई मेट समबडी फ्रॉम रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी वाले ने बोला, बॉस मेरे पास 55,000 लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं। मैंने पूछा 3 साल में आपने कैसे 55,000 लोगों को खड़ा कर लिया कि हमें कहीं भी जरूरत होती है आप एक बटन ट्रिगर करते हैं, वहां पे बंदा आपका पहुंचा होता है। उन्होंने कहा सर ये सारा सिस्टम के थ्रू है, मैंने एक अपना पोर्टल खोल के रखा हुआ है जिसमें लोग वॉलंटरली अपने आप को रजिस्टर करते हैं। जैसे ही किसी इंसान को जरूरत होती है, चाहे ब्लड की हो, चाहे हॉस्पिटल में जाना हो, हम उस व्हाट्सएप ग्रुप पे या वो उस पोर्टल के थ्रू उस आदमी को मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, जैसे आपका उबर या किसी एप्लीकेशन पे होता है। वो आदमी वहां एक्टिवेट हो जाता है और वो हमारे सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। तो अगर ये पोर्टल, हमारे बीच में इतने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आशीष घोष जो बैंगलोर से आए हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, नॉट नेसेसरली वॉलंटरली वो सॉफ्टवेयर को खड़ा करे एबीआरके का, बट इवन इफ इट इज अ पेड सर्विसेज, मेक इट सच अ रोबस्ट सिस्टम एज गुड एज उबर और ओला। उबर ओला में हमें जैसी एप्लीकेशन पे लॉग इन करते हैं, बंदे को पता लग जाता है कहां पे जाना है। Why can't we create a similar system for helping senior citizens? जहां पे अगर मेरे पेरेंट इंदिरापुरम में रहते हैं और वॉलंटियर्स कोई हैं वहां पे, immediately the message will go, that person will go to the senior citizen, he has all the papers kept, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन है, कुछ भी है, जब तक उनके अपने बच्चे आते हैं तब तक ये वॉलंटियर्स सारा काम कर देंगे। सो इट शुड कम एट अ वॉलंटरी सर्विसेज और वॉट एवर इट इज, वो हम सोच लेंगे बाद में कैसे करना है। बट मैंने सोचा ये थॉट को ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करने, क्योंकि आगे डिस्कशन होगी फिर ये एजेंडा पीछे रह जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अंकित रोशन जी का एक पॉइंट और है छोटा सा, उसको सुन लेते हैं हम लोग। धन्यवाद। ये चूंकि समय थोड़ा कम था तो बात में एक मेन बात बोलना भूल गया। अभी जैसे सपोर्टिंग हैंड की बात हो रही थी ना, तो मेरे पास एक मुद्दा था कि लगभग अभी बात भी हुआ कि बिहार जो अपना राज्य है, हम लोग कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो हमारी कम्युनिटी वहाँ सबसे ज़्यादा आती है, और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से जो सफ़र कर रहे हैं लोग, वो भी दिल्ली बिहार से लोग ज़्यादा आते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जब उनको वहाँ पे कुछ ज़रूरत आता है, ब्लड का नीड रहता है या कुछ रहता है, तो मुझे यहाँ नविंदा से बात करना पड़ता है। नविंदा अपने थ्रू जो भी करवा पाते हैं वो बहुत हेल्प हो जाता है मेरा। बट मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे आज तक मुझे नविंदा का सपोर्ट मिला है, उसी तरह एक नई टीम अगर बने तो उसके साथ हम लोग चाहे बिहार में हो या कहीं भी हो, वहाँ बैठ करके भी हम लोग दिल्ली में काम कर सकते हैं। कुछ मेरी अपनी टीम है, कुछ यहाँ की टीम रहेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। और इसी के साथ नविंदा का जो मुझे हर बार सपोर्ट मिलता है यहाँ तक लाने में, और इवन बिहार के मरीज को भी
सही दिशा और मार्गदर्शन के साथ इलाज कराने में। तो मैं पूरे बिहार की तरफ से नवीन दा का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने अपने अपने विचार। अच्छा, ये आप रह गए शायद, ठीक। मैं परेश कुमार दास, प्रशांत दादा का छोटा भाई हूँ और जगतपुर मेरा घर है। मैं इस फोरम में बहुत सालों से लगा हूँ। 1985 में मैं यहाँ आया था दिल्ली में, तब से धीरे धीरे करके इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ। और मैं देखता हूँ कि जो इतनी मतलब स्पीड तो आप कह सकते हैं कम है, लेकिन फिर भी आज की डेट में हम इतने लोगों के साथ मिले बड़े हैं जो इतने ज्ञाता लोग हैं। ये खास करके हेल्थ की बात जो है, हेल्थ के मामले में तो सारे जो ज्ञाता लोग हैं और समझदार लोग हैं उन्होंने बता दिया है। तो इसमें बताने के लिए मेरे कुछ नहीं है, बस ये है कि स्वास्थ्य ठीक रखिए अपना और जुड़े रहिए। जुड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्वास्थ्य बना के रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज्ञाता मैं नहीं हूँ, सारे पढ़े लिखे वर्ग हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, सबको ज्ञान है, बस खाली अपने को स्वस्थ रखिए और कोई बात नहीं, मस्त रहिए। हाँ, मस्त रहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के सबके विचार आ गए।